Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again I am ready to train your brain. Are you okay? तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक मैं लाई हूँ क्लास 7th के लिए, जो कि हमारे लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है। क्लास 7th में लास्ट वीडियो मैंने आपको विंड की बना के सेंड की थी। उसी के आगे विंड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हवाएं कैसे चलती हैं, हवाओं की डायरेक्शन क्या होती है, हवाओं की स्पीड क्या होती है। तो जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवाएं चलती हैं उनको स्टॉर्म बोलते हैं, या 80 किलोमीटर पर आवर या इससे ज़्यादा होती हैं, या लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर, तो वो कहलाती हैं स्टॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, जिसमें कि हम विंड्स की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर कॉज होते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो विंड नॉर्मल अपनी स्पीड में चलती हैं तो वो हमें अच्छी लगती है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी अच्छी रहती हैं, लेकिन जब ये इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो ये डिजास्टरस हो जाती हैं। तो पहली कंडीशन है स्टॉर्म की। तो स्टॉर्म जो है वो हमारे लिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि हार्मफुल होता है, क्योंकि स्टॉर्म में क्या होता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड को भी जो है इफेक्ट करता है। कि ज़्यादा तेज स्टॉर्म में जो है वो हमारी क्रॉप्स वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं और हमें कभी कभी बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं ज़्यादा तेज़ हवाओं के चलने की वजह से स्टॉर्म में, या फिर पोल्स वगैरह, लाइट के पोल्स वगैरह उखड़ जाते हैं या पेड़ गिर जाते हैं, तो इस वजह से जो है काफ़ी नुकसान होता है। या फिर कोई जानवर वगैरह आ गए पेड़ के नीचे तो वो मर भी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नुकसान भी होते हैं हमें स्टॉर्म्स के। अब स्टॉर्म के बाद एक और स्टॉर्म से भी ज़्यादा डिजास्टर्स कंडीशन रहती है साइक्लोन की। साइक्लोन क्या होती हैं? साइक्लोन जो है उनकी स्पीड स्टॉर्म से भी ज़्यादा होती है। साइक्लोन के साथ जो चलने वाली हवाएं होती हैं उनकी स्पीड जो है स्टॉर्म से भी तेज होती है। ये 120 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होती है इसकी स्पीड। तो जहाँ साइक्लोन, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि साइक्लोन जो है वो कहाँ पर बनते हैं। तो साइक्लोन जो है वो या तो कोस्टल एरिया में बनते हैं, यानी जहाँ समुद्र पाए जाते हैं वहाँ ज़्यादा बनते हैं, या फिर इक्वेटोरियल एरिया में बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ बनेंगे? या तो कोस्टल एरिया में फॉर्म होते हैं या फिर इक्वेटर पर। ये दो जगह साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म, साइक्लोन बनते कैसे हैं। तो क्या होता है कि जब कोस्टल एरिया में हवाएं जो है वो कैसी रहती हैं, आपको पता है, वो जब डे लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी गर्मियों में, तो क्या होता है कि समुद्र है वहाँ पर, तो आपको पता है कि वहाँ से इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा पानी का। तो वहाँ पानी ज़्यादा है तो यानी वहाँ की हवाओं में मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। तो जब मॉइस्ट एयर राइज अप होगी, हीट अप होकर, तो ऊपर जाएगी। ऊपर जाकर क्या होता है कि अभी सिर्फ हवाओं में मॉइस्चर है, वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनी हुई हैं। तो ऊपर जाकर जब वो मॉइस्ट एयर इवेपोरेट होगी, यानी कि जब वाटर वेपर की फॉर्म में आएगी, तो पहले वाटर वेपर की फॉर्म में आती है ना, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, तब वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा से बनती है, तब क्लाउड फॉर्मेशन होता है। इस तरह से चलती है ना प्रोसेस। तो यही प्रोसेस चलेगी वहाँ पर। तो जब मॉइस्ट एयर राइज अप होकर ऊपर जाएगी, यहाँ पर क्या होता है कि वो मॉइस्चर जो है एयर का, उसको इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए? और हीट चाहिए। तो वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ही जो हीट है उसको गेन कर लेता है। तो जब वो हीट गेन कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा डाउन हो जाता है टेम्परेचर, और जो मॉइस्ट एयर है वो इवेपोरेट हो जाती है, और वहाँ पर क्या बन जाता है? वाटर वेपर फॉर्म हो जाती है। तो उस समय जब एटमॉस्फेयर से उसने हीट को गेन किया तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ प्रेशर में भी अंतर आता है। और फिर क्या होता है? फिर थोड़ी देर बाद वही जो है वाटर इवेपोरेट जो हो गया है, अब वो क्या होगा? कंडेंस होगा। तो यानी कि वो फिर से क्या होगा? उसी एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करेगा? फिर से जो है वो
हीट को उसमें छोड़ देगा, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए पानी जो है वो ठंडा हो रहा है, तो वो जो वाटर वेपर है वो ठंडी होगी कंडेंस होने के लिए, तो हीट कहाँ जाएगी उसकी छोड़ी हुई, वो फिर से एटमॉस्फेयर में आएगी। तो फिर इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो सडन चेंज होता है, और साथ में क्या होता है कि जो आपकी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में स्पिन करती है, तो वो उस स्पिनिंग की वजह से उस वक्त वहाँ की हवाएं जो है थोड़ा सा गोल गोल घूमने लगती हैं अर्थ की स्पिनिंग की वजह से, और एटमॉस्फेयर चेंज होता है बार बार वहाँ का, तो टेम्परेचर जो चेंज हुआ है उस वजह से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर से हवाएं जो है वहाँ गश अप होने लगती हैं उस एरिया में, तो इसीलिए एक रिल सा बन जाता है यहाँ गोल 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 सा। टॉर्नेडो या साइक्लोन आपने सुना ही होगा कि इस तरह से होती है ना, तो क्या होता है जहाँ ये तो हवाएं फिर गोल 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 वहाँ घूमने लगती हैं अर्थ की स्पिनिंग की वजह से, और यही कारण रहता है साइक्लोन बनने का, वो गोल गोल हवाएं घूमने लगती हैं और ये जो साइक्लोन फॉर्म हुआ है ये हवाओं के साथ चलने लगता है। तो ये कंडीशन, ये साइक्लोन की शेप क्या रहती है कि ये नीचे साइड तो होते हैं, ये फनल शेप्ड होते हैं, नीचे होंगे पतले और ऊपर से थोड़े चौड़े होते हैं, और ये रेल होते रहते हैं। तो ये तो होगी साइक्लोन की बात। तो साइक्लोन जो है उसको हिंदी में चक्रवात भी बोला जाता है या भवंडर बोलते हैं, और जो पैसिफिक ओशन वाली साइड के कोस्टल एरिया है वहां पर इसको क्या बोला जाता है, टाइफून। और जिस एरिया से ये बनना शुरू होते हैं उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाता है। तो ये जो नीचे वाला एरिया है इसको आई ऑफ द साइक्लोन बोला जाएगा, बिल्कुल बीच का एरिया जो होता है। तो टाइफून के साथ अभी मैंने बताया आपको कोस्टल एरिया या फिर इक्वेटर पर बनता है। तो जब इक्वेटर पर बनेंगे यानी कि जब लैंड साइड इसी तरह की कंडीशन देखी जाती है हमारी, तो उसको बोला जाता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होते हैं, रिल विंड होती हैं, यानी रिल यानी गोल गोल घूमती हुई विंड्स होंगी जो जिनकी स्पीड क्या होगी 200 to 300 किलोमीटर पर आवर तक की इनकी स्पीड होती है। और ये रेल विंड भी इसी तरह होती है कि गोल गोल घूमती हैं, और ये बस ये लैंड एरिया में मिलेगा तो ये टॉर्नेडो कहलाता है, और अगर ये जो है सी एरिया में मिलता है तो ये साइक्लोन और टाइफून कहलाता है। बस ये थोड़ा सा अंतर रहता है इसमें। तो ये टॉर्नेडो वगैरह जो है ये डिजास्टर्स इसीलिए होते हैं कि ये गोल गोल जो घूमते हुए जाते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो ये जिस एरिया से घूमते हुए निकलते हैं तो इनकी रेंज में जो भी चीज आएगी अगर, तो ये उसको अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। इवन एनिमल्स और ह्यूमन को भी अपने साथ, इनमें इतनी स्पीड होती है कि उनको अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इनके कांटेक्ट में अगर आएंगे तो इनके साथ उड़ता हुआ चला जाएगा ये, बल्कि ये मूविंग व्हीकल्स वगैरह को भी, कार वगैरह मूव कर रही है तो उनको भी उड़ा के ले जाते हैं। तो इसलिए अगर ये टॉर्नेडो और टाइफून या साइक्लोन की कंडीशन जब भी बनती है तो ये बहुत ज़्यादा ही डिजास्टर्स होती है। ये टॉर्नेडो जो है 2016 में देहरादून में इसको एक्सपीरियंस किया गया है टॉर्नेडो को, और 1980 के आसपास ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार एक्सपीरियंस किया गया है। और ये जो साइक्लोन वाली कंडीशन है ये सी लेवल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में कभी कभी एक्सपीरियंस की जाती है। कभी तो ये जो साइक्लोन वगैरह होते हैं तो ये कभी कभी तो बहुत इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, या कभी कभी छोटे मोटे बनते हैं तो फिर वो थोड़ी एरिया में बनकर ख़त्म हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इनकी रहती है तो फिर ये डिजास्टर्स रहते हैं। अब एक कंडीशन और आप लोगों ने सुनी होगी, सुनामी। सुनामी जो है वो कोई मतलब ये हवाओं से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं बनती है। सुनामी में क्या होता है कि वो जो है अर्थक्वेक की वजह से बनती है कंडीशन। सुनामी में क्या होता है कि जो सी होता है, आपका ओशन होते हैं, उनका जो लैंड एरिया होता है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं अर्थ की, उनमें अर्थक्वेक आता है, यानी कि वो हल्का सा भी अगर मूव करती हैं तो ये समुद्र के अंदर जो है अर्थक्वेक की कंडीशन बनती है, जिस वजह से जो है समुद्र की लहरें 30 to 35 फीट ऊपर तक, मीटर ऊपर तक ये जाकर वो उछलती हुई जो है अपने बॉर्डर को छोड़ देता है और फिर वो बॉर्डर से बाहर आ जाता है ओशन की जो लहरें होती हैं। तो इस वजह से ये कंडीशन बहुत ही डिजास्टर्स होती है। ये 2004 में एक बार इंडिया में भी एक्सपीरियंस किया गया है
सुनामी, और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी उस समय की, और यहाँ आंध्र प्रदेश और केरला साइड भी काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। तो स्टॉर्म और साइक्लोन को समझने के बाद अब हम अपनी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मॉनसून। मॉनसून से आप लोग समझते हैं मतलब था, मॉनसून मीन्स होता है कमिंग ऑफ वेट विंड्स। मॉनसून, मॉनसून जो है वर्ड अरेबिक वर्ड मौसम या फिर उर्दू वर्ड मौसम से लिया गया है। अरेबिक वर्ड है मौसम या फिर उर्दू वर्ड है एक मौसम, जो कि हम लोग डेली में भी यूज करते हैं। मौसम इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। इनका मतलब जैसे हिंदी में तत्सम तद्भव शब्द होते हैं ना, उसी तरह से इन दोनों वर्ड से ही मॉनसून वर्ड लिया गया है, बनाया है। इसका मतलब क्या होता है? कमिंग ऑफ वेट विंड, यानी नम हवाओं का या गीली हवाओं का आना। तो मॉनसून तो आप समझते हैं ना, यानी बारिश का मौसम आना। तो बारिश का मौसम वैसे तो बहुत प्लीजेंट होता है, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे इंडिया में दो मॉनसून होते हैं, एक समर मॉनसून और एक विंटर मॉनसून। समर मॉनसून जो है वो अबाउट जून टू सितंबर रहता है हमारे यहाँ, और जो विंटर मॉनसून है वो दिसंबर टू फरवरी रहता है। तो ये जो समर मॉनसून है वो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट से आता है। डायरेक्शन देखेंगे आप इस तरह से, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ से आता है, यानी कि हिंद महासागर या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। ये जो है समर मॉनसून की हवाएं जो हमारे यहाँ कहाँ से आती हैं? बे ऑफ बंगाल इस साइड या फिर आपका हिंद महासागर। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो आप इतना समझते होंगे ये कहाँ से आ रहा है। और ये जो विंटर मॉनसून है ये नॉर्थ वेस्ट की साइड से आता है। ये कहाँ से आती है? हमारे नॉर्थ वेस्ट की साइड से। और ये हवाएं कहाँ से आती हैं? साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, ये दोनों तरफ से आती है। ये हमारा समर मॉनसून। और विंटर मॉनसून नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आता है। विंटर मॉनसून आर नॉट एज वेट एज समर मॉनसून, यानी कि समर मॉनसून में बारिश जो है या हवाएं ज्यादा नम होती हैं और विंटर मॉनसून में उतनी नम नहीं होती हैं। इसका रीजन एक, ये दोनों मॉनसून आने का रीजन एक ये भी होता है कि समर सीजन का जो मॉनसून होता है उससे पहले समर का सीजन चल रहा होता है हमारे यहाँ, यानी गर्मियों का। तो गर्मियों में जो है पानी एवेपोरेट ज्यादा होता है और फिर वो जो क्लाउड्स बन के आते हैं तो जून और सितंबर तक हमारे यहाँ आते हैं। और वैसे ही विंटर सीजन से पहले भी आप देखिए अक्टूबर या इधर आपका सितंबर के बाद जो अक्टूबर का और नवंबर का मंथ होता है उसमें भी काफी अच्छी धूप निकलती है और अच्छी गर्मी होती है। तो उस समय भी जो है इवेपोरेशन ज्यादा रहता है लैंड सरफेस से वाटर का, और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है। तो उस तरह से फिर हवाएं जो है वो लाती हैं हमारे यहाँ मानसून। तो ये मानसून की कंडीशन आपको अच्छी लगी। वैसे मानसून का आना सभी को अच्छा लगता है, एनिमल्स को, ह्यूमन को, और हमारी क्रॉप्स के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन एक बात कही जाती है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बस वही कंडीशन यहाँ होती है कि अगर अच्छे से बारिश हो जाती है हमारे यहाँ, मानसून अच्छा आता है तो हमारी क्रॉप्स और हम सभी के लिए प्लीजेंट माहौल बन जाता है। लेकिन वहीं अगर एक्सेस हो जाती है कभी कभी बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो भी डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, कौन कौन से डिजास्टर आते हैं? तो सबसे पहले तो फ्लड एंड डेल्यूज। फ्लड आप सभी समझते हैं बाढ़ का आना, यानी कि बाढ़ क्या होता है, इसको हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। फ्लड को बाढ़ क्या होता है, बाढ़ की वो कंडीशन हो जाती है, एक्सेस ऑफ रेन हो जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो अपनी बाउंड्रीज छोड़ देती हैं, क्योंकि उनमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाता है। जैसे वाटरफॉल वगैरह में ज्यादा पानी आ जाएगा, रिवर्स में ज्यादा पानी आ जाएगा, तो वो अपनी बाउंड्री छोड़कर बाहर आ देती हैं। और जो रिवर साइड, रिवर की जो बैंक्स पर जो सिटीज वगैरह बसे होते हैं, गाँव बसे होते हैं, तो वहां पर वो पानी फिर भरने लगता है। तो वो कंडीशन कहलाती है फ्लड की। और ये फ्लड की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवर फ्लड हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लड हो जाए या 1-2 महीने तक पानी भरा रहता है। कभी कभी इतनी कंडीशन हो जाती है फ्लड की कि 1-2 महीने तक फ्लड
का ही माहौल चलता रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डेल्यूज। तो ये जो है सॉरी, थोड़ी डिजास्टर्स कंडीशन रहती है हमारे लिए। उसी के साथ साथ मॉनसून में क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्लाउड्स के में जो है वो लाइटनिंग और थंडर की कंडीशन भी बनती है। तो थंडर एंड लाइटनिंग, सॉरी, थंडर एंड लाइटनिंग का क्या रहता है। तो थंडर और लाइटनिंग क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा जब हैवी रेन के साथ आपको क्रैकलिंग साउंड या फिर स्ट्रॉन्ग गार्डलिंग सुनाई देती है, और साथ में लाइटनिंग फ्लैश भी, लाइट का फ्लैश भी होता है, यानी बिजली चमकती है और आपको बादलों की साउंड सुनाई देती है। तो वही कंडीशन जो होती है वो कहलाती है हमारी थंडर स्टॉर्म। और साथ में तेज हवाएं भी होती हैं। ये तेज बारिश के साथ ऐसी कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, यानी कि बारिश के साथ तूफान का आना। तो थंडर की कंडीशन क्या होती है और लाइटनिंग कैसे होती है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझेंगे कि ये बादलों में से आवाज क्यों आती है और लाइटनिंग क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस तो आप पढ़ते और समझते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से। तो क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है, मान लीजिए आपकी एटमॉस्फेयर में। ये तो क्लाउड्स जो है छोटे छोटे पैचेस में बनते हैं और फिर वो एक साथ मिलकर जो है वो बड़े बड़े क्लाउड्स बना लेते हैं। तो क्लाउड्स का जो पैचेस होते हैं या क्लाउड्स जो होते हैं, तो उनका जो फेस अर्थ की साइड होता है वो उनमें चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है। तो जो फेस अर्थ की साइड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो अपर साइड होता है यानी अपोजिट साइड जो फेस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। या ये इस तरह से कह सकते हैं, ऊपर वाला पोर्शन इसका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और क्लाउड्स का नीचे वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब क्या होता है कि कई क्लाउड के पैचेस हैं जैसे कि, तो जब ये आपस में इस तरह से आ गए, ये गलत मैंने बना दिया यहाँ, अगर मान लीजिए एक पैच दूसरे पैच के ऊपर नीचे आ गया, तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दोनों आपस में पास आएंगे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है कंबाइन होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है चार्जेस का। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उस समय ही स्पॉन्टेनियसली आपको ये थंडर की साउंड सुनाई देगी, और एक स्पार्क होता है, लाइटनिंग का स्पार्कलिंग होती है। तो वही कंडीशन जो है लाइटनिंग और थंडर कंडीशन बनती है। तो ये जो क्रैकलिंग साउंड होती है उसको थंडर बोलते हैं, और जो लाइट आपको दिखाई देती है फ्लैश लाइट उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब ये लाइटनिंग के साथ कभी कभी क्या होता है कि एक कंडीशन बनती है, जिस बोला जाता है बिजली गिर गई, बिजली गिरना वाली कंडीशन जो होती है। तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हिली एरिया में जो क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, क्योंकि एरिया ऊपर है, वहां पर अर्थ सरफेस थोड़ा ऊंचा होता है और क्लाउड्स अर्थ सरफेस के काफी पास रहते हैं। तो अर्थ जो है आपकी, उसमें दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जब भी कोई क्लाउड का पैच अर्थ के पास आएगा तो क्या होता है कि अर्थ से नीचे साइड उसके नेगेटिव चार्ज है, अर्थ की जो सरफेस है, तो अर्थ से जो है पॉजिटिव चार्ज जंप करके क्लाउड के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो उस समय जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन हो रहे हैं तो फिर वहां पे स्पॉन्टेनियसली क्रैकलिंग साउंड भी होगी और आपका लाइटनिंग भी होती है। तो वो जो लाइटनिंग होती है तो वही वो, क्योंकि अर्थ के बहुत पास होती है, तो अगर वो उसके कांटेक्ट में कोई भी एनिमल आ जाएगा या कोई भी एनिमल या लिविंग थिंग्स कोई भी होंगी या पेड़ पौधे भी होंगे, तो वो जो है उनके लिए जो है हार्मफुल रहती है, क्योंकि वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देगी और वो मर भी सकते हैं जानवर और या पेड़। और उस समय मतलब फायर एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, अगर सूखे पेड़ पौधे हैं वहां आसपास तो वो फायर भी कैच कर सकते हैं। तो उस वजह से उस कंडीशन को बिजली गिरना कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है। तो ये कभी कभी हिली एरिया पर ये कंडीशन भी पाई जाती है। और ये फ्लड और डेल्यूज में भी एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, क्लाउड बर्स्ट वाली कंडीशन बनती है कभी कभी।
क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, जब एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्लाउड्स हों, यानी बहुत बड़ा पैच हो क्लाउड का, और वो किसी एक छोटे एरिया में बिग चंक हो जाए उसका, यानी कि बहुत तेजी से वहां पर पानी बरसा दे वो सारे क्लाउड्स इकट्ठे होकर, तो वहां पर कहा जाता है, क्लाउड बर्स्ट को हिंदी में बोलते हैं बादल का फटना। यानी कि वहां पर इतनी ज्यादा प्रेशर से वहां पानी गिरता है, इतनी ज्यादा फोर्स से पानी गिरता है कि वहां की मिट्टी वगैरह जो होती है वो सब उसके साथ बहती चली जाती है। या अगर किसी छोटे मोटे मकान के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर गिरेगा वो पानी, तो वो अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है वो मकान या बिल्डिंग, तो वो भी बिल्डिंग या मकान गिर सकता है। तो ये क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन कहलाती है। ये भी हिली एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। कभी आपने सुना भी होगा न्यूज में कि क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन हो गई, यानी बादल फट गए, तो वहां का सारा मतलब कुछ मकान बह गए, या कुछ जानवर वगैरह थे खुले में, या जो भी एरिया में, या मिट्टी काफी बहने से मकान साथ में ढह जाते हैं। तो वही यही कंडीशन होती है कि ज्यादा फोर्स के साथ पानी गिरा, तो वहाँ मिट्टी वाला एरिया ज्यादा होता है हिल एरिया में, तो वो जो मिट्टी बह गई उस पानी के फोर्स के साथ, तो वो मकान जो है वो गिर जाते हैं। तो ये जो है कंडीशन जो है नेचुरल कंडीशन होती है, ये लेकिन डिजास्टर्स होती है हमारे लिए, तो इसीलिए इनको नेचुरल डिजास्टर में आते हैं ये सब चीजें। ये थंडर स्टॉर्म है, आपका क्लाउड बर्स्ट है, या अभी मैंने साइक्लोन स्टॉर्म बताया, तो ये सब जो है नेचुरल डिजास्टर में ही हमारे आते हैं। तो ये आपको लाइटनिंग और मॉनसून और ये सब समझ में आया होगा। हाँ, थंडर एंड लाइटनिंग का जो ये है, इसमें कभी आप अगर खुले एरिया में हैं, तो ये थंडर स्टॉर्म के टाइम पर आपको कुछ डूज एंड डोंट्स भी दिमाग में रखने चाहिए। कि क्या होता है कि जब थंडर स्टॉर्म की कंडीशन होती है, तो सबसे पहली बात कि आपको विंडशील्ड पर नहीं बैठना है। यानी कि आपको खिड़की के पास अगर आपका मेटेलिक वो लगा हुआ है, जाल लगा हुआ है, तो आपको उसके पास नहीं बैठना चाहिए। आपके घर में राशन की सप्लाई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत पहले से इकट्ठा होना चाहिए राशन, क्योंकि अगर कंडीशन खराब होती है तो आपको कुछ दिन तक घर में रहना पड़ सकता है। और दूसरी बात, आपके घर में एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कैंडल या टॉर्च की, क्योंकि लाइट की सप्लाई भी ऐसी कंडीशन में आपकी बंद कर दी जाती है अधिकतर। तीसरी बात कि अगर आप किसी खुले एरिया में हैं थंडरस्टॉर्म के टाइम, तो आपको या तो अपने घर में अंदर आ जाना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कहीं आप बाहर ही हैं, तो फिर आपको कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए किसी बिल्डिंग में। आपको कभी भी किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी टीन शेड के नीचे, यानी मेटेलिक शेड के नीचे आपको शेल्टर नहीं लेना है। इट मे बी हार्मफुल, क्योंकि वो बिजली गिरने वाला जो कंडीशन है ना, वो वहां बन सकती है इस वजह से। और ट्री ट्रंक को कभी भी, वेट ट्री ट्रंक को आप टच भी नहीं करेंगे, या इलेक्ट्रिक पोल को इसी कंडीशन में, थंडरस्टॉर्म की कंडीशन में कभी भी टच नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको अपनी गाड़ी साइड से लगाकर, रोककर, और कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। और आपको मोबाइल फोन पर भी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये सब जो है आपको बातें ध्यान रखनी है थंडरस्टॉर्म के टाइम पर। तो आज आई होप मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा लाभ उठा सकें। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।